अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम नोटिस के हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। शायद आपको भी टैक्स नोटिस कभी आया हो टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये कि नोटिस आया है तो किस सूरत में उसको हमने सीरियस लेना है और कब हमने उसको इग्नोर करना है। और दूसरा कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या ये एफबीआर की तरफ से आया भी है या नहीं। ये भी हमने चेक करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊंगा। अब देखिएगा, इसमें जो सेक्शन रेलेवेंट है वो सेक्शन नंबर 218 है, 218। उसको हम थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। ये ऑर्डिनेंस मेरे सामने खुला हुआ है। ये देखिएगा, सर्विस ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे उसने बात की है रेजिडेंट इंडिविजुअल की, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की। ठीक है जी। आप रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में देखेंगे वो क्या कह रहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को पर्सनली नोटिस थमा दिया जाए। ये पहला तरीका हो सकता है। वो आरटीओ गया, एफबीआर उसका चक्कर लगा, टैक्स ऑफिस, उसको जनाब वहां पे हैंड ओवर कर दिया गया। दूसरा तरीका ये है कि उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कॉरियर सेंड कर दिया गया। ये भी काबिल कबूल है। तीसरा है कि उसको उस तरीके से भेजा गया जैसे कोर्ट के समन वगैरह आते हैं। वो जो भी है, डिटेल पढ़ना चाहे बंदा, ये रेफरेंस गिवन है, पढ़ सकता है। और फोर्थ है कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाए। वो क्या तरीका कार है? आईआरएस पे भेज दिया। अब ये किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए बात होती है। लोग नॉन रेजिडेंट के लिए भी उसी तरीके से बात करते हैं। और वैसे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का आपको फर्क भी पता होना चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल की जब बात की जाएगी, मैं कोई रेजिडेंट कंपनी या रेजिडेंट एयूपी की बात नहीं कर रहा। वो क्राइटेरिया जरा मुख्तलिफ है। यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल का वर्ड यूज हुआ है। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है जिसका ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, यानी कि जुलाई टू जून, ये पूरे 12 महीने, 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे पाकिस्तान में रहा, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर किसी का स्टे उससे कम रहा है पाकिस्तान में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टैक्स ईयर, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। उसके लिए थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उसको पर्सनली तो हैंड ओवर नहीं ना किया जा सकता नोटिस। मुश्किल काम है। अब ये वैसे पॉसिबल भी है किसी वक्त वो पाकिस्तान में आ जाए और उस वक्त उसको हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो उसका उसने क्या तरीका बताया कि पर्सनली सर्व्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन। उसका जो भी बंदा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीगली, उसको जनाब हैंड ओवर कर दिया जाए। या फिर पाकिस्तान में उसका कोई एड्रेस वगैरह मौजूद है, यहाँ पे डिटेल देखिएगा, टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन इन पाकिस्तान, वहां पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर भेज दिया जाए। तीसरा तरीका वही है, सर्व्ड ऑन द पर्सन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सर्विस ऑफ अ समन्स अंडर, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी जिस तरह कोर्ट के समन वगैरह आते हैं। और चौथा, सर्व्ड ऑन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि आईरिस में। अब क्या आपको कंपनी या एयूपी के हवाले से कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एयूपी जो डिसॉल्व होगी है, उसको किस तरीके से सर्व किया जाएगा। उसका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर था या जो मेंबर था उस पार्टनरशिप का या एयूपी का, डेजोल्यूशन से पहले, उसको जनाब वो सर्व करवाया जाएगा, उसके हैंड ओवर किया जाएगा। इसी तरह कोई और भी किसी किस्म का बिजनेस जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, मे बी सर्व्ड ऑन द पर्सन पर्सनली, जाती तौर पे भी, या फिर जो इंडिविजुअल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूंस, उसको जनाब हैंड ओवर किया जा सकता है। तो ये डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पे कंपनी और एयूपी के हवाले से कोई बहुत ज्यादा क्लियर गाइडेंस मौजूद नहीं है। उस पर फिर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से, इसमें ये कि आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेज सकते। अगर भेज भी दें तो वो पाबंद नहीं उसको फॉलो करने के लिए या उसकी कंप्लायंस के, यानी कंपनी या इंडिविजुअल उसको आप पर्सनली सर्व करें। किस तरीके से पर्सनली? ये नहीं कि आप उनको बुला के, बल्कि उनका जो भी ऑफिस वगैरह है ना, वहां पे आप भेजें टू पोस्ट और कॉरियर, तो फिर वो काबिल कबूल होगा। अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। अब ये मैंने छोटी समरी बना दी है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। पर्सनली उसको जनाब हैंड ओवर किया जा सकता है, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सर्व करवाया जा सकता है। पोस्ट के जरिए या कोरियर के थ्रू भी भेजा जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि आईरिस पे भी भेजा जा सकता है। और जैसे कोर्ट समन्स सर्व होते हैं उस तरीके से भी सर्व हो सकता है।
तो कोई भी एक तरीका हो तो जनाब उसको सीरियस लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी बड़ा मसला है, हमारे यहाँ फेक नोटिस बड़े आते हैं, वो एफबीआर की तरफ से होते ही नहीं, या आप यूं कह लें कि ऑफिशियली एफबीआर की तरफ से नहीं आते, एफबीआर के कुछ लोग मुलविस होते हैं उनकी तरफ से ये डराने के लिए भेजे जाते हैं। उसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है? तो उसके कुछ तरीके हैं। पहला ये कि आप आईरिस पे आ जाएं। आईरिस पे आके ये इनबॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा वो नोटिस अगर यहाँ मौजूद है या नहीं है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और जनाब इसका एक दूसरा तरीका ये होता है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं जरा पीछे आ जाऊं, जस्ट जस्ट ये देखिएगा, मैंने जरा प्राइवेसी और सिक्रेसी को मलूज़े खातिर रखते हुए स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज किया था। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये भी आयरस ही है, नोटिस और ऑर्डर्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे आके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप उस नोटिस का कोई नंबर है या रेफरेंस वगैरह है, वो यहाँ प्रोवाइड करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप पर्सनली विजिट कर लें टैक्स ऑफिस को, या वहाँ पे कॉल कर लें उनके ऑफिशियल नंबर पे, या फिर आप उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे मेल करके आप उसको वेरीफाई कर लें कि क्या ये नोटिस ओरिजिनल है या फेक है। उससे आपको अंदाजा हो जाए। तो ये था जी छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने बात की, और मजीद बातचीत आपके साथ इंशाल्लाह रहेगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। फी अमान।